संसद में जो कुछ हो रहा है उसमें 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का एक ट्रेलर सा नजर आ रहा है और वहां इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगाता हुआ बीजेपी के विजय रथ को किसी तरीके से रोक ले। इसी से जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। आप जानते हैं इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी जो आज दिल्ली में हो रही है। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मंथन, 27 दलों के 29 नेता बताए जा रहे हैं जो आज जुटेंगे और माना जा रहा है आज की बैठक में सीट बंटवारे पर फाइनल बात हो सकती है। जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग और हमें उम्मीद है इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। इस बार के चुनाव में जो भी गलतियां हुई होंगी जिसके कारण कई सीट्स लूज किए गए, वो उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सब लोग बहुत सोच समझकर आगे का कदम उठाएंगे। जैसे हमारे यहाँ हुआ था जब अलायंस की सरकार हमारी बनी झारखंड में, तो उसमें ये देखा गया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रांग है, किस पार्टी का कैंडिडेट उसमें मजबूत है और उसके हिसाब से सीट शेयरिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बोल आपने सुने और इस बीच इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग एक बार फिर उठी। नीतीश को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। जेडीयू ने संयोजक बनाने की मांग नीतीश कुमार के लिए उठाई है। जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार संयोजक बने। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। सुनिए, नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए, ये जनता दल यू की मांग है, पीएम कार्यकर्ताओं की मांग है। पीएम फेस पर क्या मांग है आपकी? अब तो पहले ये बन जाएगा तब ना पीएम फेस। लोग जीत के आएंगे, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद के लिए अगर नेतृत्व समझेगा तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आप चाहते हैं? जनता दल यू चाहती है। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडिया की बैठक से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है और ये पोस्टर जो है वो पटना में लगे हैं। पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। नीतीश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, यही मांग करते हुए ये पोस्टर। तो मतलब वो बयान जो जेडीयू के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उन्हीं बयानों को सपोर्ट करते हुए ये पोस्टर्स जो बिहार की राजधानी पटना में लग गए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश की पार्टी शामिल है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए इंडिया गठबंधन का। और सिर्फ संयोजक पर ही बात ना रुके, बल्कि नीतीश कुमार को 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन घोषित करे। तो जेडीयू के नेता लगातार नीतीश को पीएम का सबसे बड़ा दावेदार बता रहे हैं। सुनाते हैं आपको जेडीयू के विधायक के मुताबिक नीतीश आखिर क्यों है पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार। जो इंडिया गठबंधन का बैठक है उसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश जो बिहार के विकास पुरुष हैं, उनको इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़ा, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे, वरना किसी दूसरे इंडिया गठबंधन में कोई वैसा दूसरा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके और प्रधानमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ें तो हम कभी सफल हो सकते हैं। तो ये जेडीयू की भावना है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी। और नीतीश कुमार की पार्टी क्या चाह रही है? नीतीश कुमार की पार्टी ये चाह रही है कि साहब नीतीश कुमार को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया जाए इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। इसी को लेकर सवाल है। सवाल लेकर आइए जरा जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर। नीतीश कुमार की पार्टी तो मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया जाए इंडिया गठबंधन में, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें कोई चेहरा आगे नहीं है। ऐसे में सवाल बड़ा ये कि बिना चेहरा
इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा 24 का इलेक्शन? शुक्ला जी, चेहरा जरूरी है क्या? जब बनारस में रैली होने वाली थी नीतीश कुमार जी की, तो आपके इसी शो में रोमाना जी मैंने कहा था वही कि जो रद्द हो गई ना। हाँ, मैंने कहा था कि ये सत्ता पक्ष के लिए चुनौती नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने ही सहयोगियों के सामने ये शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और उनकी मंशा संयोजक बनने की है। अब देखिए, संयोजक और प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की उनकी इच्छा उनके विधायकों की तरफ से सामने आ गई। अब सवाल ये है कि जब तक विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर की गुत्थम गुत्थी खत्म नहीं होगी, तब तक आप सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए चुनौती कैसे बनेंगे? पहले तो आप एक दूसरे के लिए ही चुनौती बने हुए हैं। सही। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया गठबंधन का जो खुलकर आ रहा है नीतीश कुमार के नाम, चेहरे, पोस्टर के जरिए। नेचुरल प्रोसेस है। आप याद करिए 2013 में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना लंबा घमासान हुआ था, जिसके बाद फाइनली जाके मोदी जी उभरे थे। तो हर पॉलिटिकल प्रोसेस का ये एक अनिवार्य हिस्सा है कि पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं। हर एक कोई चाहेगा कि हमारा ही नेता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, तो ये डिस्कशन चलता रहेगा। ये प्रेशर्स बनाने का टेक्निक है। अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि आपको जनता से समर्थन मिल रहा है या नहीं, किस चेहरा को समर्थन मिल रहा है। तो जिसको भी मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, जिस तरह से मोदी जी 2013 में सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि संघ के नेता समझ गए थे कि अगर हम मोदी जी को नहीं अपनाएं तो हम लोग ही इरेलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल। अदिति सर जो है वो 2013 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी का अंदरूनी मामला था। यहाँ इंडिया गठबंधन है और यहाँ 27 दल हैं, अलग अलग 27 पॉलिटिकल पार्टीज जो एक साथ आई हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई एक चेहरा आगे आपको लगता है कि किया जाएगा चुनाव से पहले? बिल्कुल कोई चेहरा सामने नहीं किया जाएगा रोमाना। अगर आप विपक्षी दल के नेताओं, जो बड़े नेता हैं, उनसे प्राइवेटली बात करें तो वो ये बात मानते हैं कि उनके सामने दो चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री बनाम कौन। ये चुनौती बनी हुई है 2014 से और आज प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है। इसका जो डेप्थ है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी चुनौती है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एजेंडा क्या है सर, लोगों के लिए। प्रधानमंत्री को गाली देने से सिर्फ तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। वो राहुल गांधी का जो पनौती वाला रिमार्क आया था राजस्थान में, उसका खामियाजा भुगता है पार्टी ने, पार्टी मान रही है। तो अब एक नया एक फॉर्मूलेशन जो बनने जा रहा है ऑपोजिशन पार्टी में, जो आज चर्चा में भी आएगा, वो ये है मैं नहीं हम। ये ऐसा एक स्लोगन, इस पर काम करने की कवायद जारी है और सीनियर नेता जो हैं विपक्षी दलों के, वो ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे हैं, मोदी गारंटी, मोदी का व्हीकल, मोदी की गाड़ी की गारंटी की गाड़ी। तो मोदी के खिलाफ वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हम का एक जो फॉर्मूला है, हम वो अपना के इलेक्शन में जाएंगे। कल ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है वो इलेक्शन के बाद ही बनेगा। विजय जी, मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की कोई ज़रूरत है और ये तय होगा, ये भी मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। लेकिन आप देखिए अभी ज़रूरत क्या है, विपक्षी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को ज़रूरत है कि ये कन्विंस करें मुझे मतलब वोटर को कि मोदी सरकार क्यों नहीं चाहिए, मोदी सरकार को क्यों हटाना है, क्या ऐसा इशू है जिसके लिए जो सबसे ज़रूरी है मोदी सरकार को हटाने के लिए। ये जब तक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक किसी बात का मायने नहीं है। 1977 का इलेक्शन देखिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं था, जनता पार्टी वहाँ पर जीत गई। 1989 का इलेक्शन देखिए, जब वीपी सिंह आए थे, लेकिन उस समय भी वो चेहरा नहीं थे और राजीव गांधी से बड़ा बहुमत तो आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी को नहीं मिला, उसको भी वो हो गया। 2004 को देखिए, वाजपेयी सबसे बड़ा चेहरा थे, कोई नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ विपक्ष का कोई नेता नहीं था चेहरा, लेकिन चुनाव जीत गए। इसलिए आपको ये कन्विंस करना है कि इस सरकार को हटाना क्यों जरूरी है। क्या खुद इंडिया गठबंधन ऐसे एक मुद्दे को तलाश चुका है? पहले सबसे जरूरी है उस मुद्दे की तलाश। चेहरा तलाशना तो आपस में पेंडोरा बॉक्स खोलने के अलावा कुछ नहीं होगा। हम बहुत ही सतही बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि चेहरे के पीछे मोदी मतलब भरोसा वोटर का, और वो भरोसा जो है वो अचानक से मोदी से क्यों हट जाएगा, ये वो तमाम बड़े सवाल है जिस पर आगे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें कांग्रेस को नसीहत दी गई है। इसमें कहा यह गया है कि कांग्रेस को गठबंधन का महत्व सीखना चाहिए। 24 की लड़ाई मोदी शाह की नई बीजेपी से है। छोटे दलों को साथ लेकर चलना जरूरी है, गठबंधन का संयोजक होना चाहिए, ये कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से, और वो भी बाकायदा सामना में लेख लिखकर।
तो अब मैं आपको विस्तार से बताती हूं कि सामना में आखिरकार लिखा क्या है। ये जो लेख लिखा गया है, इसके जो बड़े बिंदु हैं वो आपको बता रही हूं। इसमें कहा गया है कि 3 राज्य इंडिया ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने गंवाए। इस बात का कांग्रेस को एहसास होना चाहिए। कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती थी, इसीलिए राज्य की छोटी पार्टियों और गठबंधन आदि को दूर रखा गया। मतलब जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान में यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, उनके लिए कोई जगह कांग्रेस ने नहीं गुंजाइश पैदा की, उसी को लेकर ये बात लिखी गई है सामने के इस लेख में। आगे लेख में कहा गया है, कांग्रेस को युति और गठबंधन का महत्व सीखना होगा, कांग्रेस को समझना होगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप साथियों को साथ नहीं लाएंगे तब तक आप कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकते। ये लेख का लब्बो-लुबाब जो मैं बता रही हूं आपको। अगला बिंदु, आज 27 घोड़े रथ में हैं, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है, जिसके चलते रथ अटक गया है। मतलब ये 27 घोड़े रथ, ये जो कहा जा रहा है वो इंडिया गठबंधन को रथ कहा जा रहा है, और 27 घोड़े मतलब वो जो 27 राजनीतिक पार्टियां साथ में आई हुई है उनके लिए बात कही जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि साहब सारथी नहीं है कोई, मतलब एक संयोजक, इंडिया गठबंधन को संयोजक, समन्वयक, निमंत्रक, जो भी कह लीजिए आप, उसकी जरूरत है। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन, ये तय करना होगा। सुनिए। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा, और जैसे मैंने कहा कि अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए, वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे, और सारे मैं भी मेरी बात कहूँगा। कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा। तो आप उद्धव ठाकरे को सुन रहे थे, सामना का लेख, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आगे, वो सवाल ये है कि मोदी से सीधा मुकाबला, ऐसे में मुद्दा बड़ा ये चेहरा, क्योंकि आप सुन रहे हैं कैसे इंडिया गठबंधन के खुद जो घटक दल हैं, जो साथी हैं, वही इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि चेहरा तो चाहिए। इसी पर आगे चर्चा करेंगे। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन की आज बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, और इसी को लेकर अब सवाल ये कि जिस तरीके से गठबंधन के साथी ही सामने आ रहे हैं, चेहरे की बात कर रहे हैं, तो मोदी से सीधा मुकाबला, मुद्दा बड़ा या चेहरा? शुक्ला जी। चेहरा इंडिया गठबंधन को इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक इनके पास एक समन्वय करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, सभी पार्टियों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बात हर पार्टी माने, तब कहीं जाके सीट बंटवारे की स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। आप याद करिए 2004 में जब सरकार बनने की नौबत आई तो कांग्रेस की तरफ से हरकिशन सिंह सुरजीत जी को आगे किया गया। हरकिशन सिंह सुरजीत जी सभी दलों से बात किए और सभी दल के लोग इस बात के लिए राजी हुए और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने का रास्ता तय हुआ। 2009 में भी हरकिशन सिंह सुरजीत जी थे और उन्होंने सारी तरह से उसको स्पष्ट करके सरकार बनाने का काम किया। आज की डेट में चेहरे की जरूरत इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि इंडिया के पास मोदी के मुकाबले का चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के रूप में वोट कवाड़ सके। लेकिन इनके पास सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जिस तरीके की सिर फुटावल मची हुई है सीट बंटवारे को लेकर, तो एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सभी दलों से बात करके कम से कम सीट शेयरिंग की बात को एक अंतिम रूप दिलवा सके। तो मतलब एक संयोजक की ज्यादा जरूरत है, मतलब पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नहीं, चैलेंजर के तौर पर चेहरा नहीं चाहिए, फेस नहीं चाहिए, पीएम कैंडिडेट नहीं चाहिए। वो बिल्कुल वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि मोदी जी के पॉपुलैरिटी को आप उस तरह से मैच नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा ऑल्टरनेट विजन, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स, ऑल्टरनेट इंटरनल फंक्शनिंग, उन सब चीज़ों को लोगों को पेश करना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के हर किस्म की राजनीति, पार्टी के अंदर, अलायंस के अंदर किस तरह से बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स की तरह किस तरह से ट्रीट करती है। पूरे इस साल में, मतलब जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक एनडीए की मीटिंग नहीं हुई। इस साल चूंकि वो लोग इंडिया का अलायंस बन गया तो उसके बाद उन्होंने एकदम से अपने एनडीए की मीटिंग की थी दिल्ली में, आपको याद होगा, पिछले सेशन के ठीक पहले। तो ये पूरा एक ऑल्टरनेट विजन, उसकी ज़रूरत है। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है। थोड़ा सा करेक्शन, हरकिशन सिंह सुरजीत 2009 में उतना कोई रोल नहीं प्ले किए थे क्योंकि वो उनकी डेथ हो चुकी थी। नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी उसके पहले। तो लेकिन हमेशा से एक रीजनल सत्रप के तौर पे कोई ना कोई उभरा है। पहले एनटी रामाराव होते थे, उसके बाद देवेगौड़ा भी थे एक समय में,
जो एक तरह से सारे राष्ट्रीय छोटे छोटे पार्टीज को बांध के रखते हैं। तो फिर अगर इतनी जरूरत है तो अभी तक तो इस पर सहमति बन जानी चाहिए थी ना। और मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि वो पहली बैठक जो हुई थी पटना में, जो बैठक हुई थी, तभी से माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इसी कोशिश में है कि संयोजक के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन देखिए आज चौथी बैठक होने वाली है और अभी तक हमें कुछ अता पता नहीं है कि संयोजक बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो कौन बनेगा। तो कंफ्यूजन है ना, बहुत कंफ्यूजन है। और हालांकि राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हरकिशन सिंह सुरजीत का वो हवाला जो दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है रोमाना, वो पोस्ट पोल था। हरकिशन सिंह सुरजीत जी का उभरना 2004 में पोस्ट पोल था, प्री पोल नहीं था। हम आज प्री पोल एक बहुत ही कंफ्यूज्ड ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो दूसरी मीटिंग मुंबई में हुई थी तब तो ये खबरें चल गई थी, खबरें छप भी गई थी कि संयोजक की घोषणा होने वाली है। उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम था। हालांकि सबसे बड़ा नाम आज की डेट में भी रोमाना सोनिया गांधी का ही है, संयोजक के तौर पे भी। और क्योंकि उनके नाम पर ऐसा मानते हैं सभी विपक्षी दल कि कुछ लेवल का एक सिंपैथी वेव उनके लिए, क्योंकि वो महिला हैं, बहुत सालों से राजनीति में हैं और उनकी एक क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट है पॉलिटिकल स्पेस में। महिला अनुभव, उम्र, सब कुछ उनके साथ है। तो हम सोनिया गांधी जी को भी डिस्काउंट ना करें, एक्सेप्टेबल फेस सोनिया जी हैं। लेकिन नीतीश कुमार, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की इस इंडिया ब्लॉक गठबंधन की, उनका मॉरल क्लेम है और वो क्लेम घड़ी घड़ी आप जेडीयू की तरफ से देख ही रहे हैं जो आ ही रहा है। और अब तो शिवसेना भी ऐसा लग रहा है कि बैट कर रही है उनके लिए। बिल्कुल, मैं विजय जी के पास आऊंगी और साथ ही आगे जिस सवाल को लेकर हम चर्चा बढ़ाएंगे वो ये कि गठबंधन में अंदरूनी जंग कितनी मुश्किल होगी, सीट शेयरिंग वाली लड़ाई। तो मोदी से सीधा मुकाबला, मुद्दा बड़ा या चेहरा, ये सवाल अपनी जगह। और साथ ही गठबंधन में अब ये जो अंदरूनी जंग, तो ऐसे में सीट शेयरिंग जो है वो कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। आज की जो बैठक है उसमें चेहरा, मुद्दा और फिर ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा। मेरे ख्याल से अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो फिर तो आगे समय बहुत कम बचता है। नहीं, अब तो समय बचा ही नहीं है और सीट शेयरिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। अब आज की बैठक में वो सीट शेयरिंग को, मतलब आप ये समझें कि हर पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, वो नहीं, लेकिन एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, एक पिक्चर जो है, एक रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको आगे चलना है, किन पार्टियों को कहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, पिछले इलेक्शंस का रिजल्ट को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कोऑर्डिनेटर की बात पर ही तय हो जाएगी, कोऑर्डिनेटर कौन हो। इसको लेकिन समझ लेना चाहिए कि जो भी आज या कल या परसों जब भी इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर या समन्वयक, संयोजक जो भी बनेगा, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी चाहेंगे कि वो संयोजक बने, समझे। मुझे संभावना लगती है कि कांग्रेस जो है संयोजक की बात की जा रही है और साथ ही साथ वो पीएम पद का उम्मीदवार पर भी दावा कर रहे हैं। पार्टी के जो लोग दावा करते हैं वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए करते हैं, उसको उससे मत जोड़कर देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है संयोजक का पद शायद कांग्रेस को मिले, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और सोनिया जी का, जैसे अदिति जी ने जिक्र किया, वो हो सकता है, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस संयोजक के तौर पर, बड़ी पार्टी के तौर पर आ सकती है। और संयोजक इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस नहीं होगा, ये आप तय मानकर चलिए कि ये नहीं होगा। और किस तरह से लड़ाई लड़नी है इस पर तय हो, और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुझे लगता है आज बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है और उसके लिए भी कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ेगी कि उसको आगे कैसे बढ़ेंगे। आप जो बात कह रहे हैं साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू, सीट शेयरिंग वाला इशू, कहाँ तो हमने देखा था पिछली बार वो मुंबई वाली बैठक थी शायद, वहां पर उम्मीद की जा रही थी लोगो आ जाएगा, वो लोगो तक नहीं आया। आखिरी वक्त तक लोगों का इंतजार रहा, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, लोगो आज नहीं आ पा रहा है। अब सवाल ये कि सोनिया गांधी का नाम, जो अदिति भी कह रही थी, विजय जी ने भी कहा, तो ऐसे में अगर सोनिया गांधी का नाम सामने आता है फिर ये और क्लियर हो जाएगा कि साहब संयोजक मतलब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। और ऐसे में सबको एक साथ आकर लड़ाई लड़ने में सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और आसानी भी होगी। अदिति जी और विजय जी जो बोल रहे हैं ये सही है कि सोनिया जी एक स्वीकार्य चेहरा हो सकती हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य चल रहा है उनका, उन स्वास्थ्य कारणों के चलते मुझे नहीं लगता कि सोनिया जी इस चीज़ को स्वीकार कर पाएंगी। कारण यह है कि यदि आप बनती हैं, संयोजक बनेंगी, उसके बाद आप, हाँ नहीं, हम ये कह रहे हैं यदि वो संयोजक का पद स्वीकार करती तो सभी दलों से कंटिन्यू आपको बातचीत करनी पड़ेगी, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा पॉलिटिकल इवेंट में। और ऐसे में जिस तरीके का उनका स्वास्थ्य चल रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि उनको डॉक्टर अनुमति देगा या पार्टी के भी लोग उनको अनुमति देंगे कि आप इतना मूवमेंट पॉलिटिकल करें। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको आपस में ये तय करना पड़ेगा कि हम सबके बीच में ऐसा चेहरा कौन है जिसकी बात पार्टी के सभी लोग माने। वो लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, शरद पवार जी हैं, कौन है वो
जिसकी बात पार्टी के जो छोटे छोटे अन्य दल भी हैं वो भी माने। दूसरा सीट शेयरिंग की जहां तक बात है तो आप देखिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना अपना सीट का वो बता रही है कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे। सपा ने पत्ता खोला कि हम 65 सीटों पे लड़ेंगे, अब इसके बाद 15 सीटों पे जिसको लेना वो ले ले। अब दूसरा महत्वपूर्ण रोमाना ये है कि 10 ऐसे दल हैं, 10 दलों में से 4 ऐसे दल हैं जिनका भारत के लोकसभा की 60 से ऊपर सीटों पे अपना प्रभुत्व है, वो किसी के साथ नहीं है। इस तरीके 60-65 सीटें तो ये माइनस हो गई। नहीं बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अभी तक जो मोटे तौर पर तस्वीर उभर रही है इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसमें एक तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कम से कम वो आज तय हो जाना चाहिए, चेहरा उसको लेकर कोई एक समिति गठबंधन को बना लेनी चाहिए, और तीसरा बड़ा जो मामला है वो मुद्दे पर आकर टिकता है इंडिया का कॉमन एजेंडा, मोदी से टक्कर का फॉर्मूला। वो मुद्दा क्या होगा? क्या किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी इंडिया गठबंधन में सहमति बनेगी? इस पर आगे चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप देश का, समय है जिसका 12 से 2 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज होने जा रही है दिल्ली में, और ये चौथी बैठक है जो आज दिल्ली में होगी। 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी। इसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल बात होने की उम्मीद जताई जा रही है, और इस बैठक से पहले ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है। सीट शेयरिंग पर विस्तार से बात करने का ये अच्छा मौका है, कह रही है ममता बनर्जी। बिना विचार विमर्श किए मैं दूसरों पर अपने विचार नहीं थोप सकती, ये कहना है ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी भी दिल्ली में हैं, नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बैठक में शिरकत करने के लिए। और इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। वो ये कह रही हैं कि साहब सीट शेयरिंग पर विस्तार से बात करने का ये एक अच्छा मौका है, बिना विचार विमर्श किए दूसरों पर अपने विचार नहीं थोपे जा सकते। सुनिए। I think all will be together. So there is an opportunity to discuss these matters we earlier also discussed. There is a great opportunity to discuss into detail. Without discussing the things, I cannot impose my opinion to others. 1 2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1 to 1, then automatically everybody will come together. सीट शेयरिंग को लेकर एक कॉमन कंसेंसस बनाना जरूरी, इसी को रेखांकित करती हुई ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, और उम्मीद यही जताई जा रही है इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से कि आज ये जो बैठक होगी इसमें सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला कोई तय कर लिया जाएगा। अब सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, सवाल ले आते हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये इंडिया का कॉमन एजेंडा, मोदी से टक्कर का फॉर्मूला, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन एजेंडा, उस पर भी आपको लगता है मोहर लगेगी आज? बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले आप लोग लीडरशिप पे बात हो रहे थे। सोनिया गांधी के ऊपर मेरे जो साथी हैं उन लोगों का प्रपोजल था। मुझे लगता है सोनिया गांधी थोड़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को वल्नरेबल कर देंगे आप अगर बीजेपी अटैक करने में, तो उससे बेटर होगा, ज़्यादा स्मार्ट मूव होगा अगर आप किसी मल्लिकार्जुन खड़गे को मान लीजिए कन्वीनर बनाएं, तो वो उनके अंदर एक पूरी पर्सनालिटी और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको लेके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंसुलेशन होगा। भारतीय जनता पार्टी को उनको अटैक करने में बहुत दिक्कत होगी उनकी कास्ट एफिलिएशन के वजह से, तो काफ़ी स्मार्ट मूव होगा। और उनकी जो पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी सबको साथ लेके चलने वाले हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है। हम लोगों ने उनको इस रोल में कभी देखा नहीं है, मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होगी अगर हम लोग उनको एक्सप्लोर करें। वैसे आप जो नाम ले रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मुझे अभी याद आता है ये जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें ये कहा भी गया कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे की ये काबिलियत है कि वो अलग अलग धड़ों को साथ लेकर चलने में कामयाब हुए पार्टी के भीतर। तो फिर ये मौका आपको लगता है कि गठबंधन में भी दिया बाहर क्यों नहीं दिया जा सकता? पार्लियामेंट में भी वो लगातार जो है अपोजिशन को यूनाइट करने की और स्ट्रेटजी पर कोऑर्डिनेशन पर वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हो, खड़गे साहब का नाम बहुत ज्यादा मजबूत नाम। दूसरा जो चीज है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, सीट शेयरिंग में मेरे ख्याल से हम लोगों को स्टेट्स को क्लियरली 2 गुटों में बांट देना चाहिए, एक जहां आसान है, दूसरा जहां आसान नहीं है। जैसे 2 इंडिया गुट के जो जैसे केरला, पश्चिम बंगाल, नहीं केरला में तो ऑब्वियस, केरला में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए दिल्ली, ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, पंजाब, उसी तरह से हरियाणा आम आदमी पार्टी वहां पे भी जाना चाहेगी। इस तरह से बंगाल में लेफ्ट फ्रंट भी तो इंडिया का हिस्सा है, तो क्या उसकी सीट शेयरिंग हो पाएगी? तो उनको मेरे ख्याल से बाद में देखना चाहिए। पहले जो ज़्यादा आसान स्टेट्स हैं उनमें आप अगर फॉर्मूला देखेंगे तो आपको लगेगा कम से कम रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बाकी जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो थोड़ा हट जाएगा। तीसरा जो है जो एजेंडा, जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क,
मेरे ख्याल से जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भारत जोड़ो यात्रा से उभर के आया था, एक आइडियोलॉजिकल फॉर्मनेस, सॉफ्ट हिंदुत्व से आपको बीजेपी का बी टीम बन के वोट नहीं मिलेगा। आपको तभी मिलेगा आप कहोगे कि ये जो सबको साथ लेके चलने वाला जो सो कॉल्ड हिंदुत्व एजेंडा है उसके विपरीत आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देश उसी कल्पना से बनाया गया था जिस तरह से आर्टिकुलेट करना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं हैं, हम यही मांग कर सकते हैं कि क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग होनी चाहिए, विशी वॉशी तरीके से इनको वोट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये वाला रिस्क ये तो तो शायद सबसे नहीं लिया जाएगा इंडिया सबसे गठबंधन बड़ा की इशू है ना कि ये सारी मतलब वॉर आइडियोलॉजिकल वॉर का है, बी टीम बन के उसके बिना नहीं हो सकता, और वही सारा कंफ्यूजन है। नहीं, मैं देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन को कांग्रेस अबैंडन कर सकती है, सिंपली बिकॉज कांग्रेस को अपनी एक पोजीशन हिंदुत्व को लेके तो रखनी पड़ेगी। हर चीज़ का पॉलिटिकल बेनिफिट और लॉस नहीं देखा जा सकता, कभी कभी आपको लार्जर मास से कनेक्ट करने के लिए एक पोजीशन लेनी पड़ती है। सेंटिमेंट भी आपको समझना पड़ता है। जब कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई तब हम ये कह सकते थे कि सॉफ्ट हिंदुत्व कामयाब है, आज कामयाब, तो ऐसे नहीं होता है। आपको कांग्रेस के साथ सब, क्योंकि सबसे बड़ा घटक दल है रोमाना, जहाँ तक मैं देखती हूँ सबसे बड़ा चैलेंज विपक्ष के सामने ये है कि एक तरफ भाजपा है जिसका 1984 से लेके आज तक आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्लियर है, एकदम आर्टिकुलेटेड क्लियर, एक के बाद एक वो लोग अपनी मंशा पूरी कर रहे हैं। आर्टिकल 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब विपक्ष का इन बड़े मामलों पर क्या स्टैंड है? दूसरा, आज कंसिस्टेंसी नहीं है, आज की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आज की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा आएगा कि मुंबई की बैठक में कास्ट सेंसस को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये कास्ट सेंसस चला नहीं हिंदी हार्टलैंड में। इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लॉय कास्ट सेंसस है। अब प्रधानमंत्री ने पोजीशन ले ली कि 4 सबसे बड़ी जातियां हैं, वो जो आपको पता ही है, पुअर, फार्मर्स, वुमेन और यूथ। तो अब आज की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा है कि किन बड़े मुद्दों पर, ये चेहरा और ये सब बाद की बातें हैं, किन बड़े मुद्दों पर, क्योंकि कास्ट सेंसस में बहुत बड़ी सेंध लगी है। बिल्कुल, जाति जनगणना के मुद्दे पर क्या रुख रहने वाला है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि इसमें अगर कांग्रेस है तो फिर शिवसेना, उद्धव गुट भी इसमें शामिल है, नहीं भूलना चाहिए कि इसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, नहीं भूलना चाहिए कि इसमें एम.के. स्टालिन की पार्टी भी शामिल है, तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी भी शामिल है और बढ़िया तरीके। जी 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 के मुद्दे पे जो नीलांजन ने बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया है, इसलिए आप चाहते हुए भी एंटी हिंदुत्व के स्टैंड पर नहीं आ सकते। कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, उसे आप सॉफ्ट हिंदुत्व कहें ना कहें, जरूरत भले ही होगी। जो बात नीलांजन कह रहे हैं वो बहुत है ठीक कि क्लियर कट एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने आज देश की पॉलिटिक्स को ऐसे पॉलिटिकल पैराडाइम पर ला दिया कि जहां आप एंटी हिंदू या इसको यूं कहें कि प्रो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पर नहीं ले जा सकते। बिल्कुल, और 2014 में भी हार की वजह में भी ये बात गिनाई गई थी कांग्रेस की कि उसकी ये जो इमेज थी ये उसको भारी पड़ गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जेपी नड्डा से मुलाकात शिवराज सिंह चौहान की, और ये जो मुलाकात है वो महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अगले काम के बारे में चर्चा हुई है। जेपी नड्डा से मिले हैं शिवराज सिंह चौहान, मुलाकात हुई है और अगले काम के बारे में चर्चा हुई है। शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, कैबिनेट गठन पर भी चर्चा हुई है। ये जानकारी भी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई है, सुनिए। क्षेत्र में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता।
शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, चर्चा बहुत हो रही थी इस मुलाकात की। आखिरकार ये मुलाकात हो गई और मुलाकात जो है वो चर्चा में इसलिए थी क्योंकि माना यही जा रहा था कि आगे शिवराज सिंह चौहान का सियासी करियर किस रूप में बढ़ेगा उसकी भूमिका इसी मुलाकात से तय होनी। और ऐसे में सवाल जल्दी से ले आते हैं दर्शकों के सामने जिस पर अब बात करेंगे। मामा सेंटर में आएंगे क्या, बड़ी भूमिका निभाएंगे क्या? इस मुलाकात के बाद आपको क्या लगता है किस रूप में तय किया गया होगा आगे का रोल शिवराज सिंह चौहान का? हम यहाँ बैठ के कैसे बताएं जब मामा को खुद ही नहीं पता कि आगे हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे हम निभाएंगे। इसका मतलब है मामा को, शिवराज जी को अभी ये क्लियर नहीं किया गया कि आपके आगे की भूमिका क्या होगी। रही बात शिवराज जी को दिल्ली बुलाने की, दिल्ली बुलाने के पीछे देखिए एक कारण यह केंद्रीय नेतृत्व कभी भी नकारात्मक माहौल तैयार नहीं होने देना चाहता। चर्चा चल रही थी कि शिवराज जी को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, टिकट मिल गई। अब ये कहा गया कि सरकार बनने के बाद शिवराज जी की भूमिका खत्म हो जाएगी, दिल्ली बुलाएगा, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई, चर्चा क्या हुई ये सिर्फ दो लोग जानते हैं। इससे एक नड्डा जी और दूसरे शिवराज सिंह चौहान। इससे एक मैसेज प्रदेश में ये गया कि हो सकता है जो मंत्रिमंडल गठन होना है उसमें शिवराज जी के साथ चर्चा की गई हो। मुझे नहीं लगता कि चर्चा की गई होगी, लेकिन एक सकारात्मक वातावरण तो बना कि शिवराज जी की पूछ परख हो रही है। शिवराज जी नकार भी नहीं सकते, शिवराज जी स्वीकार भी नहीं कर सकते। तो आज शिवराज जी उस चौराहे पे खड़े हैं जहां उनके लिए ये है कि ना तो नकार सकते हैं ना स्वीकार कर सकते। और शिवराज सिंह चौहान विजय जी जो पिछले दिनों कह रहे थे कि साहब दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो दिल्ली भी आ गए, फिर वो मतलब मुलाकात भी हो गई और अब पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह कह रहे हैं जो भूमिका दी जाएगी उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए शिवराज जी लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे, नेता भी रहे, इसलिए ये समझना कि कोई वो विद्रोह करके बागी करके कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। और जब वो चुनाव वहाँ पर हारे थे, मतलब उनकी भूमिका खत्म हुई थी, तो जाहिर था कि वो एक बार ये कहते कि मैं मध्य प्रदेश में रहूँगा, लेकिन उनको भी समझ में आता कि पार्टी जो आदेश देगी उस पर काम करेंगे, जो भी भूमिका मिलेगी। अब उनके लिए मध्य प्रदेश में भूमिका बची नहीं है क्योंकि वहाँ सरकार है, नेता हैं, सब कुछ है। और पार्टी ने ये जनरेशनल शिफ्ट केवल मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं किया, लीडरशिप के तौर पर भी किया है। तो शिवराज जी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से बाहर कर दिए गए। ये उनको जितना जल्दी स्वीकार हो जाए, समझ तो आ गया है, स्वीकार हो जाए वो बेहतर होगा। और अब केंद्र में जो भी भूमिका रहेगी और वो बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, तो पार्टी जाहिर है 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनका सही इस्तेमाल करेगी। एक छोटा सा किस्सा मैं बता दूं, अरुण जेटली जी पार्टी के बड़े नेता रहे, वो अक्सर कहा करते थे कि पार्टी में समझदार नेता वो होता है कि पार्टी में ना चले तो कम से कम बाहर कार्यकर्ताओं को आकर ये ना बताए कि मेरी नहीं चल रही। 2018 के चुनाव में शिवराज जी के बारे में यही चर्चा हुई थी कि शिवराज जी को केंद्र में लाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें सदस्यता अभियान समिति का संयोजक बना दिया गया था। इसलिए उनकी भूमिका क्या होगी इस पे अभी कयास लगाना थोड़ा कठिन है। और विजय जी ने इतना अच्छा किस्सा सुनाई दिया, इसको कहीं से जोड़कर ना देखा जाए, सिर्फ किस्सा था, एक पॉलिटिकल किस्से की तरह ही इसको देखा सुना जाए। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर चर्चा राहुल प्रियंका खड़गे उत्तर प्रदेश से ये 24 के चेहरे हो सकते हैं क्या? देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और देखिए लग कुछ ऐसा रहा है कि कांग्रेस 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए एक नए प्लान पर काम कर रही है। यूपी पर कांग्रेस का मंथन हुआ है जिसमें यूपी कांग्रेस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की गुजारिश की है। ये बड़ी खबर है, कल ही ये मंथन हुआ है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। ये यूपी में जो कांग्रेस की इकाई है उसकी तरफ से गुजारिश की गई है हाईकमान से। ये हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पे पूरा ध्यान दे और राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे हमारे राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़ें। ये उनका घर है, राहुल जी वहाँ से सांसद रहे और मूलतः लोग इलाहाबाद से ही हैं, तो अपना घर है, घर में आकर यहाँ चुनाव लड़ें, ये हम लोगों ने आग्रह किया। तो ये आप अजय राय को सुन रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में हैं और ऐसे में अब सवाल ये बड़ा हो जाता है, ये जो मांग की जा रही है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से, राहुल, प्रियंका, खड़गे, यूपी से 24 के चेहरे, इससे फायदा मिलेगा? देखिए ये एक डेंजरस सजेशन है वो कांग्रेस के लिए, सिंपली बिकॉज आप चेहरे इतने बड़े बड़े पार्टी का जो जिसको कहते हैं कोर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी को जोड़े हुए हैं। क्या आप ऐसे लोगों को बगैर ग्राउंड को एसेस किए यूपी जैसी जगह पर उतार सकते हैं कि नहीं? एक्सपोज कर सकते, क्योंकि हमने देखा है रोमाना कि 2019 के इलेक्शन में 50,000 के अंतर से
राहुल गांधी स्मृति ईरानी से अमेठी हार गए थे, हारे थे, बिल्कुल। अमेठी हार गए थे। दूसरा, सोनिया गांधी जी का भी विक्ट्री मार्जिन प्रोग्रेसिवली कम होता जा रहा है। और ये मत भूलिए कि प्राइवेटली जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है वो किसी को तैयार कर रहे हैं रायबरेली के लिए। पीछे अखिलेश यादव का एक कमेंट भी आया था, राहुल गांधी जब अमेठी जीते हैं 2004, 9 और 14, तब बीएसपी और एसपी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे। तो ये इंडिया का जो आज का ब्लॉक का मीटिंग है ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर तो अखिलेश यादव ये मान लेते हैं कि हम अपने कैंडिडेट फिर से नहीं उतारेंगे, उनका एक बयान है पीछे का कि हम इस बार अमेठी में अपना कैंडिडेट उतारेंगे, कि हमने देख लिया है कि वीआईपीज को जिताकर कुछ होता नहीं है, तो फिर अखिलेश यादव को गुड ह्यूमर में रखना ज़रूरी है जीतने के लिए। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इसलिए नहीं उतारा जाएगा कि वो चेहरे हैं। कोई भी पार्टी हारने के लिए बड़ा चुनाव नहीं लड़ती है। शुक्ला जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या अजय राय जी को इतना कहना चाहिए अधिकार दे दिया गया है कि गांधी परिवार की सीट वो तय करने लगे। गांधी परिवार की सीट तय करने का अधिकार यदि कांग्रेस में किसी लीडर को गुजारिश की जा रही है, ये नहीं, गुजारिश तब होती है जब आपके पास वो होता है इस टाइप का। जैसे अभी अदिति बोली कि सच्चाई है, आप 5 साल में देखिए तो राहुल जी कितनी बार अमेठी गए, सबसे महत्वपूर्ण ये है। प्रियंका जी का उत्तर प्रदेश को लेके क्या फोकस है। तीसरा, खड़गे जी का जो जातिगत समीकरण है वो उत्तर प्रदेश में कितना चल पाएगा। ये कुल मिला के आप सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए बयान देना, सुझाव देने एक अलग विषय है, लेकिन वास्तविक राजनीति को का समीक्षा करने के बाद और मुझे लगता है चुनावी रणनीति तय करना ज़्यादा बेहतर होगा। और कांग्रेस को अभी तक जो भी नुकसान हुआ है वो इसी तरह के सुझाव के कारण ही होता रहा है और आगे भी यदि नहीं संभला गया तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक, नेगेटिव की तो बात कर ली हमने कि कितना ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश और एक ऐसा स्टेट जहां पर इस समय पूरी तरीके से बीजेपी का होल्ड, वहां पर आकर अगर ये कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतरते हैं तो क्या ये एक तरीके से अग्रेसिव एक स्ट्रेटेजी के तौर पर काम नहीं कर सकता है? तीन बातें संक्षेप में। पहली बात तो ये बयान, कांग्रेस को अपने लीडरशिप में यूनिलैटरली किसी भी चीज के बारे में, किसी भी सीट या किसी नेता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जब आप इंडिया अलायंस में सीट गठबंधन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप ये बात तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अखिलेश यादव से बात नहीं करते हैं। कांग्रेस को सबसे पहले जाके उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन थे कि मध्य प्रदेश में उनको एडजस्ट किया जाएगा, तो वो गुस्सा को व्यक्त करने का देना जाएगा। तीसरी जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन तब तक नहीं होगा जब तक वो दोबारा उत्तर प्रदेश से सांसद के तौर पर चुन के नहीं आते हैं। केरला वायनाड से काम नहीं चलेगा? मेरे ख्याल से जो मॉरल पोजीशनिंग है उत्तर प्रदेश से चुन के आना, चाहे अमेठी हो या किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से, उत्तर प्रदेश की खास एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग है हमारे यहाँ के, मतलब जो पॉलिटिकल हायरार्की, बिल्कुल कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। विजय जी, देखिए, पॉलिटिकल जो बात निरंजन ने की वो बिल्कुल ठीक है कि राहुल गांधी को अपने को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में जीतना जरूरी है, लेकिन ये तो अजय जी ने शायद याद दिलाया राहुल गांधी और प्रियंका को कि उत्तर प्रदेश भी एक प्रदेश है उनके यहाँ, क्योंकि राहुल गांधी तो 2019 में चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश गए नहीं, और 2022 के बाद प्रियंका जी भी नहीं गई, प्रियंका गांधी भी नहीं, जो इंचार्ज थी, जनरल सेक्रेटरी थी, तो अचानक कह देने से वहां पर चुनाव जीत जाएंगे ऐसा मुश्किल काम है। और सोनिया जी शायद चुनाव ना लड़ें इसकी संभावना दिख रही है, तो प्रियंका जी वहां पर लड़ सकती हैं कि नहीं लड़ सकती। और इंडिया गठबंधन के साथ क्या होगा, अजय जी की जो बात है उसको उनकी नौकरी बचाने तक ही सीमित रखा जाए, इसको बहुत बड़े पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में नहीं देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को एस्टेब्लिश होने के लिए जरूरी है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करें। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस लड़ाई के बिना वो स्थापित नहीं हो सकती पॉलिटिकल। जी जी, जल्दी से एक छोटी सी बात, हारने के बाद अमेठी में जब वायनाड और केरला गए राहुल गांधी, उनका बयान आपको याद होगा कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है, यहाँ लोग डीपर इश्यूज की बात करते हैं, और आपको पता है कि भाजपा ने उसको कितना भुनाया, आज तक भुना रहे हैं। ये उत्तर दक्षिण का जो डिवाइड, एक डिबेट चल भी रही है अभी, जिस पर प्रधानमंत्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और भारत एक है।
तो राहुल गांधी ऐसे बयान देने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में फुटहोल्ड पा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल चुनौती भी है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब 24 के चेहरे, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, किसके खाते में कितनी सीटें, ये वो तमाम सवाल जिनको लेकर उम्मीद की जा रही है कि जवाब आज दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन की जब बैठक शुरू हो दिल्ली में, तब जवाब मिल पाए इन तमाम सवालों के।